हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जीव जगत, जो कि कक्षा 11 का पहला अध्याय है। यहाँ पर जो भी एमसीक्यूज़ हैं, जो भी अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं 2021-22 तक, सभी के जो है दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सवाल है अध्याय 1 जीव जगत से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। तो पहला जो प्रश्न है कि बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है, क्योंकि इसका आपको आंसर देना है। ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन नंबर ए है कि छोटे शरीर के भार को ऊपर ले जाना अपेक्षाकृत आसान होता है, या छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचय दर अपेक्षाकृत अधिक होती है, या तीसरा ऑप्शन है कि छोटे आकार के जंतुओं की ऑक्सीजन आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है, या छोटे जंतुओं के मुकाबले में बड़े जंतुओं की पेशियों की कार्य क्षमता कम होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कि छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचय दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। आंसर देखना है आपको, तो ये है पहले का बी, यानी कि मुख्य छोटे जंतुओं आपचायिक दर उच्च होता है, इसलिए ऊर्जा का अधिक उत्पादन होता है। क्या है दोस्तों? ये आपचायिक नहीं उपचायिक दर होगी। तो बढ़ते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। 2011 में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से वह कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही होना पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। पृथक की गई उपापचयी अभिक्रियाएं, या संहति में होने वाली वृद्धि के लिए भीतर से होती है, या पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूतियों उनकी स्मृति, या संहति में होने वाली वृद्धि पदार्थ की सतह पर और भीतर से भी दोनों प्रकार से होने वाले संचय से होती है। तो क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बीज स्वभाव के विकास में निम्न में से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो कौन सी महत्वपूर्ण मानी जाती है? विषम बीजाणुता, स्वच्छंद जीवी युगोद्भिद, या आश्रित बीजाणुता, या अगुणितकी। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर क्या था? यानी कि बीज स्वभाव के विकास में निम्न में से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषम बीजाणुता। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है? 2007 में पूछा गया सवाल है, अध्याय 1। तो बताइए, उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर, कोशिकीय स्तर, जीव स्तर, या परमाणु स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जैविक संकट किस स्तर से प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर ए, उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर से जो है जैविक संकट प्रारंभ होती है। इसका डिस्क्रिप्शन में देख ले हम, तो ये है कि जैविक संकट का प्रारंभ जो है अति सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर जैसे जीवाणु, विषाणु आदि से होता है। इन जीवाणुओं को सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? तो आपको बताना है कैसे। स्पर्श के लिए संवेदनशीलता, यानी कि सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग से पहचाना जा सकता है? ऑप्शन ए है स्पर्श के लिए संवेदनशीलता, पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास, जनन या वृद्धि एवं गति। इसमें जो सटीक आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया। वैसे तो स्पर्श के लिए संवेदनशीलता, जनन और वृद्धि, इनके आधार पर भी जो है पहचाना जा सकता है, लेकिन जो इसका जो सटीक आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 का। तो यह है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 का बी। बहुत से ऐसे कारक एवं प्रक्रियाएं हैं
जो सजीवों को निर्जीवों से विभेदित करती है, जैसे जनन, श्वसन, वृद्धि आदि। किंतु इनमें पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास निरपवाद रूप से सजीवों और निर्जीवों में विभेद करता है। कौन सा करता है? पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास सजीवों और निर्जीवों के में जो है विभेद करता है। तो इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, रसायन पोषी कहलाते हैं। 2002 में पूछा गया सवाल है, नीट। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहलाते हैं? रसायन पोषी कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? ये विकिरणों से ऊर्जा तथा कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, या ये विकिरणों से ऊर्जा तथा कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, या कार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या अकार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फोटोलिथोट्रॉप्स क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करते हैं? विकिरणों से जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो देख लीजिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन 7 का है। जो फोटोलिथोट्रॉप है अपने स्वयं का जो है कार्बनिक पोषक तत्व कार्बनिक कच्चे पदार्थों से विकिरण ऊर्जा की सहायता से बनाते हैं। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी पर प्रथम जीव थे। तो आपको बताना है पृथ्वी पर प्रथम जीव कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया, रसायन परपोषी, स्वपोषी या प्रकाश स्वपोषी। जो पृथ्वी पर जो प्रथम जीव थे वो कौन से थे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, रसायन परपोषी। 2001 में जो है पूछा गया महत्वपूर्ण सवाल है। तो देख लेते हैं इसका जो आंसर है। तो ये है प्रश्न नंबर 8 का बी। सर्वाधिक प्राचीन आदि जो कोशिकाएं हैं रसायन विषम पोषी थी, फिर वे रसायन स्वपोषी हुई तथा फिर प्रकाश स्वपोषी हो गई। सर्वाधिक प्राचीन क्या थी दोस्तों? कोशिकाएं रसायन विषम पोषी थी, इसे भी आपको नोट करना है। फिर ये जो है रसायन विषम पोषी, इसका जो है किस में हो गया? रसायन स्वपोषी में। और फिर जो है क्या हो गई दोस्तों? ये प्रकाश स्वपोषी हो गई। तो रसायन स्वपोषी क्या रहेगा दोस्तों? हमारे जो है सबसे पहले जो जीव है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा प्रथम जीव रसायन परपोषी। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो क्या है? ऑक्सीजन का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पादन करना, या आनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना, या युग्मकों का उत्पादन करना, या सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग उपापचय क्रियाओं के लिए करना। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या रहेगा प्रश्न नंबर 9 का? इसका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आनुवांशिक सूचना के प्रतिलिपिकरण के कारण आनुवांशिक सूचना एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? आनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? 1999 में यह पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लिनियस ने यह जो है पुस्तक लिखी है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? जीवाश्म विज्ञान, सरीसृप विज्ञान, जैविक विकास या सौरोलॉजी। तो जीवाश्मों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है आपका जीवाश्म विज्ञान।
सरीसृप विज्ञान में क्या किया जाता है, सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में आपको छिपकली का अध्ययन देखने को मिलेगा और जैविक विकास में दोस्तों आपको जैविकी का अध्ययन देखने को मिलेगा। तो जीवाश्मों का अध्ययन किस में किया जाता है, आपका जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है कि मानव में सुधार के लिए आनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स या एथनोलॉजी। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आपको देख लेना है अच्छे से। मानव में सुधार के लिए जो आनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है, 1919 यानी कि 1990 में पूछा गया सवाल है। तो कहलाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाता है, यूजेनिक्स कहलाता है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। प्रश्न नंबर 12 जो है ये है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 जो हमने अभी किया था, जीवाश्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है, जीवाश्म पादप विज्ञान, जीवाश्म पादप का अध्ययन। जीवाश्म जंतु का अध्ययन किसमें किया जाता है, जीवाश्म जंतु विज्ञान। और सरीसृप विज्ञान में सरीसृपों का अध्ययन होता है। और छिपकलियों का अध्ययन किसमें होता है, सोरोलॉजी में होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको जो अच्छे से नोट करते हुए चलना है। अगला जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 12, यानी कि यूजेनिक्स में क्या किया जाता है, जो मानव जाति के सुधार से संबंधित कारकों का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। मानव जाति के सुधार से संबंधित कारक जैसे आनुवांशिक सिद्धांत हो गए, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, आपका यूजेनिक्स में किया जाता है। इसे आपको नोट कर ले हो चलना है। और जाति का सुधार सकारात्मक क्या है, यूजेनिक्स है, जबकि जो यदि कारक क्षति पहुंचाते हैं तो यह नकारात्मक यूजेनिक्स है। अगला है, ये बात हो रही है यूजेनिक्स की, जो इसका राइट आंसर था। अगला है कि यूथेनिक्स, यूथेनिक्स वह विज्ञान है जो मानव जीवन की परिस्थितियों तथा वातावरण में सुधार से संबंधित है। मानव जीवन की परिस्थितियों तथा वातावरण के सुधार से संबंधित कौन सा विज्ञान है, आपका यूथेनिक्स। इसे भी दोस्तों आपको नोट करते हुए चलना है, यूथेनिक्स। अगला है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव की विभिन्न जातियों और उनके वितरण संबंध क्रियाकलापों का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, आपका एथनोलॉजी में इसका जो है अध्ययन किया जाता है। यूफेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, दैहिक कार्यों तथा आनुवांशिक दोषों का चिकित्सीय विधियों द्वारा उपचार का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, यह किया जाता है दोस्तों आपका यूफेनिक्स में जो है इसका अध्ययन किया जाता है। तो इथेनोलॉजी में आपको ये नोट करना है और यूफेनिक्स में दोस्तों आपको ये नोट करना है। ये सभी प्रश्न जो है नीट में पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी चीज़ों को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 13 है कि स्थिर जाति संकल्पना किसने प्रस्तावित की। 1988 में यह प्रश्न पूछा गया था। डी कॉन्डाले, लिनियस, थियोफ्रेस्टस या डार्विन ने। तो किसने की थी दोस्तों, स्थिर जाति संकल्पना किसने दी थी, तो कैरोलस लिनियस ने जो है दोस्तों यह दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। फिर भी इसके बारे में हम अच्छे से देख लेते हैं। 13 का है कैरोलस लिनियस दोस्तों जो है द्विनाम पद्धति भी किसने दी थी, कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी। और स्थिर जाति संकल्पना भी किसने दी थी दोस्तों, यह भी आपकी लिनियस ने दिया था। तो प्रश्न नंबर 13 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, अब आता है टॉपिक 2, जो पहला अध्याय है जीव जगत में, उसका टॉपिक है वर्गीकरण एवं वर्ग की समवर्ग। तो इससे जो भी प्रश्न पूछे गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 2021 में नीट में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से कौन म्यूसिडी कुल में आता है। टॉपिक वाइज हम जो है क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा करेंगे। मक्खी, जुगनू, टिड्डा, तिलचट्टा। तो कौन सा है दोस्तों, म्यूसिडी कुल में क्या आता है, आपका मक्खी आती है, टिड्डा आता है, जुगनू आता है या तिलचट्टा आता है। तो म्यूसिडी में जो है दोस्तों आपका क्या आएगा, प्रश्न नंबर 14 की हम बात करें तो ये आएगा दोस्तों आपका जो है मक्खी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। म्यूसिडी कुल में आपका क्या आता है, मक्खी आता है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है कि आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। कैरोलस लिनियस ने जो है, जो आम का जो है
सबसे पहले व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम है वो आपको देखना है, मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन या मैंजीफेरा इंडिका लिन या मैंजीफेरा इंडिका या मैंजीफेरा इंडिका। तो 15 का क्या रहेगा, मैंजीफेरा इंडिका लिन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो ये है आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर। जो कैरोलस लिनियस ने जो द्विनाम पद्धति दी थी तो उन्होंने जो है आम का जो क्या नाम रखा था, मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो ये है दोस्तों आपका सही वैज्ञानिक नाम, जो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस द्वारा। नामकरण की यह प्रणाली कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी मैंजीफेरा इंडिका में। मैंजीफेरा जो है क्या दर्शाता है दोस्तों, वंश को दर्शाता है, और जबकि जो है इंडिका क्या है, एक विशिष्ट प्रकार की प्रजाति को दर्शाता है। मैंजीफेरा वंश को और इंडिका क्या दर्शाता है दोस्तों, विशिष्ट प्रकार की प्रजाति को दर्शाता है। और जो लिन है लास्ट में, यह क्या दर्शाता है दोस्तों, जैव वैज्ञानिक लिनियस के नाम से दिया गया शब्द है, जिन्होंने पहली बार आम की प्रजाति का वर्णन किया था। तो आम के प्रजाति का पहली बार वर्णन किसने किया था, लिनियस द्वारा किया गया था। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जो है वंश का नाम है, इंडिका जो है इसकी प्रजाति का नाम है जो इसकी प्रजाति को दर्शाता है, और लिन जो लास्ट में है, लिन वो किसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है किसका, लिनियस का। तो ये नोट आपको रखना है। और आम की प्रजाति का जो है पहली बार वर्णन किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। 15। अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16। 2017 में पूछा गया सवाल है। तो ये है 2017 नीट। निम्न में से कौन घोड़े का गण दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, पेरिसोडेक्टाइल, कैबेलस, फेरस, इक्विडी। तो जो घोड़े का जो गण है दोस्तों वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, पेरिसोडेक्टाइल। तो आइए आंसर के बारे में चर्चा कर लेते हैं 16 का। तो 16 ये है दोस्तों, घोड़ा, घोड़े से संबंधित अगर आप इसके गण की बात करें तो गण क्या है घोड़े का, वो है पेरिसोडेक्टिला। और कुल की बात करें तो कुल है इक्विडाई। वंश क्या है दोस्तों घोड़े का, इकस है। जाति इसकी फेरस है, और उपजाति क्या है दोस्तों इसकी, कैबेलस है। तो इसी प्रकार से जो है आप अन्य जीवों के जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। ऑर्डर पेरिसोडेक्टिला, कुल इक्विडाई, वंश इकस, जाति फेरस, और उपजाति क्या है इसकी, कैबेलस, किसकी है, घोड़े की। तो ऑर्डर क्या था इसका, गण क्या था, पेरिसोडेक्टाइल। तो आपसे जो है एग्जाम में कुल भी पूछ सकता है, आने वाले एग्जाम में वंश भी पूछ सकता है, घोड़े का वंश क्या है तो इकस है। जाति भी पूछ सकता है, उपजाति भी पूछ सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है कि नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक नियमों द्वारा दिया होती है। निम्न में से कौन सा एक कथन है जो नाम पद्धति नियमों के विरुद्ध है। तो इनमें से आपको जो है गलत कथन छांटना है जो द्विनाम पद्धति के विरुद्ध है। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, या जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम और दूसरा जाति संकेत पद को प्रदर्शित करता है, नामों को लैटिन। तो द्विनाम पद्धति से जो है कौन सा जो है यहाँ पर कथन गलत है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो है जैविक नाम किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, गलत। पहला जो है दोस्तों इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बाकी जो है इसके बिल्कुल सही है, क्योंकि जैविक नाम जो है इसमें जो पहला वंश का नाम लिखा जाता है, फिर दूसरा जाति संकेत पद को प्रदर्शित किया जाता है। अभी हमने चर्चा की थी मैंजीफेरा इंडिका की। तो मैंजीफेरा में क्या था, जो मैंजीफेरा था वो वंश का नाम था, जो इंडिका था वो किससे संबंधित था, जाति से संबंधित था। और जो अंत में जो नाम लिखा जाता है वो वैज्ञानिक द्वारा जिसने जो है यह नाम दिया था उससे जो है निर्धारित किया जाता है। तो दूसरा भी इसका सही है। तीसरा क्या है कि नामों को लैटिन भाषा में लिखा जाता है तिरछे अक्षरों में। आपने देखा होगा जो साइंटिफिक नेम है उन्हें जो है अक्सर तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। तो चौथा क्या है, नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित कहा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों सही है, लेकिन जो गलत ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर रहेगा। जैविक नाम को जो है किसी भी भाषा में नहीं लिखा जा सकता, साइंटिफिक जो द्वारा जो है इसे लिखा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि निम्न में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार सही छापा गया है तथा जिसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है? मस्का डोमेस्टिका। तो आपके पास यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं, आपको जो है इनमें से देखना है कि कौन सा नाम जो है बिल्कुल सही है। मस्का डोमेस्टिका किसका है? सामान्य घरेलू छिपकली का नाम नहीं, मस्का डोमेस्टिका जो है छिपकली का नाम भी नहीं है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रोटोजोन रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। फेलिस टिग्रिस बाघ गिर जंगलों में भली भांति रहता है। ई कोलाई। तो ये जो है दोस्तों जो सबसे अच्छा जो सटीक जो वैज्ञानिक नाम है वो किसका है? वो है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या है? एक प्रोटोजोन रोगजनक जिससे जो है शरीर में मलेरिया होता है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो प्लाज्मोडियम की एक प्रजाति है, एक प्रोटोजोन प्रजाति है। इसका जो साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो बिल्कुल सही है। अब मस्का डोमेस्टिका किसका नाम है? प्रश्न नंबर 18 है, इसका जो है हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, मस्का डोमेस्टिका। ये है दोस्तों घरेलू मक्खी, एक कीट जो कि संघ ऑर्थोपोडा से संबंधित है। घरेलू मक्खी का क्या है साइंटिफिक नेम? मस्का डोमेस्टिका। अगला है फेलिस टाइग्रिस, किसका है? जो बंगाल टाइगर, जो कहाँ पर पाया जाता है? सुंदर वनों में संरक्षित है। ई कोलाई क्या है दोस्तों? ई कोलाई जो है इशरकिया कोलाई है, जो एक जीवाणु है जो हमारे शरीर में कहाँ पर रहता है? मानव की आंत में पाया जाता है। तो ये सभी जो दोस्तों इसके राइट आंसर है, इसे आपको देखते हुए चलना है। घरेलू मक्खी का क्या है? मस्का डोमेस्टिका। फेलिस टिग्रिस किसका है? बंगाल टाइगर का। ई कोलाई जो है दोस्तों क्या है? एक जीवाणु है जिसका पूरा नाम क्या है? इशरकिया कोलाई, जो हमारे आंतों में पाया जाता है। तो ये है सामान्य घरेलू छिपकली नहीं, सामान्य घरेलू मक्खी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सामान्य घरेलू मक्खी। और इसके अलावा जो फेलिस टिग्रिस किसका है? ये है दोस्तों बाघ, जो है जो कहाँ पाया जाता है? जो पाया जाता है सुंदर वन में, भारतीय बाघ। ये ई कोलाई किसका है? ये जो है दोस्तों इसका नहीं, ये क्या है? हमारे शरीर में पाए जाने वाला एयरशिया कोलाई है, जो कहाँ पाया जाता है? हमारी आंत में पाया जाता है। तो इन सभी के आंसर आपने अभी देखे होंगे। तो बढ़ते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण से श्रेणी से सही मिलाया गया है? तो बताना है आपको इनमें से जो एक प्राणी है जो मतलब जिसका जो है सही मिलान हुआ है वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में। तो आपको देखना है पहला है बाघ टाइग्रिस, जो एक स्पीशीज है। दूसरा है कैटलफिश मोलस्का, जो एक क्लास है। मानो प्राइमेटा, जो एक फैमिली है। घरेलू मक्खी, जो एक ऑर्डर है। तो बाघ टाइग्रिस ये जो है दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि बाघ टाइग्रिस क्या है? एक स्पीशीज है, यानी कि एक जाति है। टाइग्रिस की क्या है? एक जाति है। कैटल फिश दोस्तों एक क्लास नहीं है, यह भी क्या है? एक मोलस्का है, लेकिन क्या है? मच्छी छिपकली है, वो मच्छी है कैटल फिश समुद्री। और मानव क्या है दोस्तों? एक फैमिली नहीं है। मानव क्या है? एक यह भी क्या है? एक स्पीशीज है, जाति है। घरेलू मक्खी क्या है? एक स्पीशीज है, ऑर्डर नहीं है, क्या है? एक स्पीशीज है। तो इनमें से जो सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 2011 में यह पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 20। तो ये जो आसान सा सवाल है, ICBN का पूरा नाम है। तो बताना है आपको क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी 2007 में जो है यह पूछा गया सवाल है। फिर भी एक बार देखते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में। तो ये है दोस्तों इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। यह जो है वनस्पति नामकरण की ऐसी संहिता है जो जंतु वैज्ञानिक एवं जीवाणु वैज्ञानिक नामकरण से पृथक है। तो इसको भी आप नोट कर लेना है, किससे पृथक है? जंतु वैज्ञानिक एवं जीवाणु वैज्ञानिक नामकरण से पृथक है। यह संहिता पादप समझे जाने वाले सभी वर्ग के समूह पर समान रूप से लागू होती है, भले ही इन समूह को पूर्व में पादप न माना जाता हो। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है कि निम्न में से कौन एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है?
तो बताना है आपको कि एक प्रजाति के सदस्य में अंत प्रजनन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यह भी सत्य है। तो अगला है एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता, तो इसको देख लेते हैं। अगला है प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजाति से प्रजनात्मक रूप से पृथक होती है। अगला है एक प्रजाति के सदस्यों के बीच विभिन्नताएं होती है। तो अगर हम बात करें, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो प्रजाति के लिए सत्य नहीं है, एक प्रजाति के सदस्यों में अंत प्रजनन हो सकता है। एक ही प्रजाति के सदस्यों में क्या हो सकता है, अंत प्रजनन, यह भी सही आंसर है। दूसरा है एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं हो सकता, यह बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यह जो है सत्य नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शन है दोस्तों वो सारे क्या है, सत्य है। ऑप्शन बी जो है इसका असत्य है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, फिनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? लैंगिक लक्षणों पर, जीवित जीवों के पूर्वजों की लाइनेज पर, जीवित जीवों के 12 लक्षणों पर, या डीएनए के लक्षणों पर आधारित डोंडोग्राम। तो बताना है फिनेटिक किस में है दोस्तों, तो यह क्या हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो सकता है। फिर भी एक बार हम जो है इसके राइट आंसर को चेक करते हैं। 22 का जो है क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिनेटिक वर्गीकरण जीवों के 12 दृश्य लक्षणों पर आधारित होता है। जातीय वृत्तीय वर्गीकरण की पद्धति जीवों के जातीय संबंधों पर आधारित होता है। फिनेटिक किस पे आधारित होता है, जीवों के 12 दृश्य लक्षणों पर। और जातीय वृत्तीय वर्गीकरण किस पर आधारित होता है, यह होता है जीवों के जातीय संबंधों पर आधारित। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैंगिक लक्षणों पर। तो पढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है कि जैव वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो बताना है तो क्या है, कोशिकीय लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान, बाह्य संरचना के लक्षण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, जीवों में विभिन्न टैक्सा की सीमा निर्धारित करना, या जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर फाइलोजेनी स्थापित करना। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 का। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है कि जाति को कहा जा सकता है। तो जाति को क्या कहा जा सकता है, वर्गीकरण की वास्तविक इकाई जो टैक्सोनॉमिस्ट ने दी थी, या वास्तविक मूल वर्गीकरण की इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, मानव के दिमाग की कोई कल्पना जिसे ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो स्पीशीज के बारे में क्या कहा जा सकता है, जाति जो है क्या है दोस्तों, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्गीकरण का आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन पहले अध्याय में। तो ये है दोस्तों वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण किस पे किया, कि कौन कौन किस पे दिया था, ये प्रश्न नंबर 24 है। जाति सबसे छोटी वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है जो प्राकृतिक जीवों का समूह है जिसमें आपस में प्रजनन होते हैं, इनमें जो है आपस में प्रजनन होते हैं। तो इस बात को भी आपको नोट करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है कि 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। तो क्या है दोस्तों, केंद्रक की संरचना, पोषण की प्रकृति, या फिर कोशिका भित्ति की संरचना, या अलैंगिक प्रजनन। तो 5 जो वर्गीकरण था दोस्तों, वर्गीकरण था उसका जो है 5 वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, तो जीवों को जो है 5 वर्गीकरण, जीवों को जो है 5 वर्गीकरण के आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया था। तो इसमें जो है इनमें से कौन सा था, इनमें से एक था पोषण की प्रकृति। तो आइए इसके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये है 5 जगत वाला वर्गीकरण किस पर आधारित था, ये जो है दोस्तों 5 जगत किस किस पर आधारित था, कोशिका की संरचना की जटिलता के आधार पर किया गया। दूसरा शारीरिक संरचना की जटिलता। तीसरा क्या था, पोषण की विधियाँ। चौथा क्या था, पारिस्थितिक जीवन शैली। और पांचवा क्या था दोस्तों, जाति वृत्तीय संबंध। इन पांचों के आधार पर जो है जीवों का वर्गीकरण किया गया था। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26। तो ये है दोस्तों प्रश्न नंबर 26 है कि एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है। तो क्या सत्य है, एक ही निकेत में रहते हैं, एक आवास में रहते हैं, आपसी सह प्रवास, या
विभिन्न आवास में रहते हैं। तो इसके लिए क्या राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, आपसी सह प्रवास। 26 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। एक जाति के जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं, दो जीव एक ही पारिस्थितिकी में नहीं रह सकते। दो जीव एक ही पारिस्थितिकी में नहीं रह सकते, इस बात को भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? तो कौन सा है? जाति, प्रभाग, वर्ग, कुल। तो वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? तो सबसे छोटी जो इकाई कौन सी है दोस्तों? तो क्या है? स्पीशीज, यानी कि सबसे छोटी है, जाति है, तो इसमें जो है लक्षण कम सामान्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 28 कि जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो बताना है जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या करना, जीवित जीवों के विकास को ट्रेस करना, जीवित जीवों का नामकरण करना या अज्ञात जीवों की पहचान करना। तो क्या है इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जी, यानी कि जीवित जीवों के वर्गीकरण का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? अज्ञात जीवों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर डी। आंसर भी देख लेते हैं, ये है ऑप्शन नंबर 28 का क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैविक वर्गीकरण में जीवों को समानता और असमानता के लक्षण के आधार पर वैज्ञानिक विधि से हायरार्किकल श्रेणी के समूह तथा उपसमूह में बांटा जाता है। जैव विकास के पथ को नई जातियों की पहचान में सहायता करता है। किसकी? नई जातियों की पहचान में दोस्तों जो है यह सहायता करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की संख्या को लिया जाता है वो है। तो बताना है कृत्रिम निकाय, सिंथेटिक, प्राकृतिक निकाय या जाति वृत्तीय। तो क्या हो सकता है? जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है, कृत्रिम, सिंथेटिक, प्राकृतिक या जाति वृत्तीय। तो ये क्या हो सकता है दोस्तों आपका? जो जिसमें गुणों को लिया जाता है वो क्या हो सकता है आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। फिर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं प्रश्न नंबर 29। तो ये है दोस्तों वर्गीकरण के कृत्रिम पद्धति पर जो है कुछ लक्षणों की तुलना पर निर्भर करती है। ये पॉइंट आपको सभी पॉइंट जो है आपको नोट करते हुए चलना है। जाति वृत्तीय वर्गीकरण की पद्धति को किसने दिया था? जूसियस ने प्रस्तावित किया था, जिसमें जो है जीवों के जैव विकास के संबंध पर ध्यान दिया गया है। तो 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका प्राकृतिक निकाय। गुणों की बड़ी संख्या किस में ली जाती है? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक निकाय जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में किस एक संघ में नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मिथेनोजेनिक आर्की जीवाणु आते हैं? तो किस में आते हैं? फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा या मोनेरा में। तो शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, मिथेनोजोइक आर्की जीवाणु ये किस में आते हैं दोस्तों आपके? ये सभी जो है किस में किए गए हैं? ये आते हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा में। मोनेरा में क्या आता है? हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, मिथेनोजेनिक जो मीथेन गैस जो है छोड़ते हैं, ये सभी किस में आता है आपका? आपका ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा जगत में। अगला है प्रश्न नंबर 31 है, वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जो जातियां विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? सिबलिंग कहते हैं। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं 31। तो ये है दोस्तों दो या दो से अधिक जातियां जो आपस में प्रजनन नहीं करती लेकिन भारत संरचना में काफ़ी समान होती है, उसे क्या कहते हैं? सिबलिंग जाति कहते हैं। वे जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए और आपस में प्रजनन नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? सिम्पेट्रिक। सिम्पेट्रिक जाति किसे कहते हैं? जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए आपस में प्रजनन नहीं कर सकते, उन जातियों को क्या कहते हैं? सिम्पेट्रिक जाति कहते हैं। और सिबलिंग जाति किसे कहते हैं? जो जाति जो है दो या दो से अधिक जातियां जो आपस में प्रजनन नहीं करती लेकिन उनकी जो बाहर संरचना है काफ़ी समान रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? सिबलिंग जाति कहते हैं।
तो राइट आंसर 31 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक कहते हैं। सिबलिंग क्या है? दो या दो से अधिक जातियां जो आपस में प्रजनन नहीं कर सकती, लेकिन जो है क्या है दोस्तों, उनकी जो बारह जो संरचना है वो जो है समान है, तो उसको क्या कहेंगे? सिबलिंग कहेंगे। सिम्पैट्रिक भी आपने देख लिया होगा। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है 32। एक सिम्पैट्रिक जनसंख्या जो 12 संरचना में समान लेकिन उनसे बीच आपस में प्रजनन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें प्रजनन नहीं होता है, अभी हमने चर्चा की थी, लेकिन बाहरी जो उनकी जो बाहर संरचना है वो समान है, उन जातियों को क्या कहते हैं? सिबलिंग जाति कहते हैं। 1995 में पूछा गया सवाल था। इससे पहले जो सवाल था वो 1998 में पूछा गया है। तो आपको पता है कितनी महत्वपूर्ण है। अब आता है द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? तो किसने दी थी दोस्तों? कैरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 है जाति। अब क्या है जाति? तो जाति के संबंध में क्या सही है? जैव विकास की इकाई है, जैव विकास के इतिहास के वृक्ष की इकाई है, या जैव विकास का विशेष वर्ग है, या जैव विकास से संबंधित नहीं है। तो स्पीशीज क्या है दोस्तों? जैव विकास की एक इकाई है जो सबसे छोटी इकाई है। 34 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए 34 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाति जो है वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है, प्राकृतिक जनसंख्या का एक समूह। तो ये सभी जो है दोस्तों आप अच्छे से जो है इसे पढ़ लेना। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसे जो है पॉज करके जो है एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो जाति क्या है दोस्तों? एक जैव विकास की जो इकाई है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 35 है कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण आधारित है। किस पर आधारित है? उपयोगी पद्धति, स्वभाव, संपूर्ण समानता, या सामान्य जैव विकासीय वंशज। जो जाति वृत्तीय वर्गीकरण किस पर आधारित है? 35। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामान्य जैव विकासीय वंशज पर जो है यह आधारित है। तो आंसर आप देख लीजिएगा, ये है आंसर यहाँ पर। एक बार जो है अच्छे से इसे पढ़ लेना। तो पढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों? द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं। अभी हमने मैंजीफेरा इंडिका के नाम पर जो है चर्चा की थी। मैंजीफेरा का नाम क्या था? वंश था। इंडिका नाम क्या था? जाति था। और इसके बाद जो नाम आता है वो किसका आता है? वैज्ञानिक, साइंटिफिक। तो इसमें दो हुए हैं। तो द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर ए वंश तथा जाति बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला है, बिना जाति वृत्तीय के वर्ग के बिना मांस के हड्डी के समान है। यह किसने कहा? तो किसने कहा था दोस्तों कि बिना जाति वृत्तियों के वर्ग की बिना मांस के हड्डी के समान होती है? ओसवाल्ड टिप्पो, जॉन हचिंसन, तख्तजान या बेंथम तथा हुकर। तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 37 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तख्ताजन। तो ये है दोस्तों तख्ताजन के बारे में, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा। तख्ताजन ने कहा था कि बिना जाति वृत्तीय के वर्ग की, यानी कि बिना जाति के वर्गीकरण कैसा है? बिना मांस के हड्डी के समान है। यह किसने कहा था? तख्ताजन। अगला आता है 38 कि नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है। तो क्या है? एक नाम जो दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया हो, या एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो, या दो नाम, एक लैटिनाइज दूसरा आदमी का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 38 का? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो।
उसे द्विनाम पद्धति, अभी हमने चर्चा की थी वंश और जाति से मिलकर जो बना नाम है उसे क्या कहेंगे, द्विनाम पद्धति। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, लिनियस को किस लिए क्रेडिट मिला, तो किस लिए क्या दिया था दोस्तों लिनियस ने, द्विनाम पद्धति। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है कि पारिभाषिक शब्द संघ फाइलम किसने दिया था, तो किसने दिया था जो पारिभाषिक शब्द जो फाइलम है संघ किसने दिया, क्यूवियर, थियोफेस्टस, लिनियस या हेकेल ने। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं 40 का। तो क्यूवियर ने जो है दोस्तों जीवाश्म विज्ञान के पिता कहे जाने वाले, जीवाश्म विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, क्यूवियर को कहा जाता है। उन्होंने टर्म संघ जो है किसने दिया, क्यूवियर ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमिक श्रेणी का क्रम है, तो टैक्सोनॉमिक श्रेणी का क्रम क्या है दोस्तों, वर्ग, संघ, ट्राइब, गण, कुल, वंश, जाति। सबसे ऊपर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे ऊपर आता है आपका प्रभाग, उसके बाद आता है आपका वर्ग, फिर आता है आपका गण, फिर आता कुल, फिर आता ट्राइब, फिर आता वंश, फिर आता जाति। तो ये जो ऑर्डर है इसको आपको नोट करते हुए चलना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में दोस्तों आज जो हम 41 जो है प्रश्न करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। बाकी जो पहले अध्याय से जो भी MCQ बचेंगे उनको हम जो है दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट